हेलो। कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग फिजिक्स का पहला वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और सोचते हैं कुछ ऐसा स्टार्ट करें जो सब लोगों के लिए बेसिक हो। जैसे आप अगर 11th में हैं तो आपके लिए भी बेसिक हो, जो लोग 12th में हैं उनको भी कुछ फ़ायदा करे, उनको भी कुछ समझ है, कुछ हेल्प मिले। और जो लोग 9th में उनको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। और देख सकते हैं हम लोग भी वीडियो। देखिए, पूरे फिजिक्स को समझने के लिए हम लोगों को कुछ मैथ आना बहुत जरूरी है। और मैथ का कुछ कुछ ऐसा पोर्शन है जो सीखना बहुत जरूरी है। और फिजिक्स में जनरली ये सब का कोई फिजिक्स में यूज है ओनली, ऐसा नहीं फिजिक्स में कोई सिलेबस में है। और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको सीखना चाहिए फिजिक्स पढ़ने से पहले, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ें है जो आप सभी को, चाहे फिजिक्स पढ़ने वाला कोई भी इंसान हो ना, उसको सीखना चाहिए। और सबसे फर्स्ट जो मेरे हिसाब में है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। देखिए, इसके अलावा कुछ और मैथमेटिकल टूल है जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रेट मेजर। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं ना तो आप फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, आपको इन सब चीज़ें आना बहुत जरूरी है। और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके लिए वो है वेक्टर। अब देखिए, वेक्टर पढ़ने का मतलब क्या है? वेक्टर अगर हिंदी में इसका नाम बोले ना तो हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश, लेकिन दोज बिलोंग टू सीबीएसई ऑल्सो नो दैट नेम इन हिंदी, सदिश। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, फिजिक्स में इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। और आपको पूरे लाइफ में कहाँ कहाँ वेक्टर सुनने को मिलेगा, अगर आपने प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें याद होगा ना, आई होप डेट आप लोग को याद ही होगा। तो सबसे पहले आप लोग 7th क्लास का अगर किताब पढ़े होंगे, 7th में जो किताब होती है ना साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक ही में रहती है। उसमें देखिएगा सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है वेक्टर। और वेक्टर अकेले नहीं आता है, इसके साथ एक इसका पार्टनर भी है, और उस पार्टनर का नाम है स्केलर। हम लोग सीखेंगे आज, एलिमेंट्री क्लास है, मेरा फर्स्ट क्लास है। और आज सीखेंगे हम लोग वेक्टर के बारे में, कुछ बेसिक चीजें हैं, सीखते हैं वेक्टर के बारे में। और भरसक प्रयास करते हैं घंटा आप लोगों के लिए पूरा डिवोटेड करूँ वेक्टर के लिए। देखिए, सबसे पहले आप 7th स्टैंडर्ड में वेक्टर सुने होंगे, और 7th के बाद आप सुने होंगे 9th में तो कुछ पढ़ाना भी है, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सो मेनी। बट आई होप दैट आपको याद होगा, कुछ तो पक्का याद होगा। लेकिन अब इसके बाद देखिए 11th का, यहाँ पे तो भैया आपको एकदम सीखना ही पड़ेगा। अगर आप पीछे छोड़ते हैं ना, 7th का कुछ भी याद नहीं रहा, 9th का याद नहीं रहा, लेकिन 11th में तो सीखना पड़ेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आराम से बस देखिए, समझिए, और पूरा प्रयास करेंगे ना आपको पूरा वेक्टर समझना है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा का पूरा वेक्टर आसानी से समझना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अब चलिए, जो लोग सोचते हैं, जो लोग 12 में हैं, 11 पास कर चुके हैं, खैर इस पर तो बिना एग्जाम दिए पास कर रहे हैं आप लोग, लेकिन जो लोग पिछली बार जो लोग एग्जाम दे के पास कर चुके हैं वो लोग सोचते हैं ना सर जी अब बढ़ाओ में आगे ना, तो सवाल भी नहीं आता है, अब क्यों पढ़े इसको। देखिए, 2-3 चीजों से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले अगर 12 के लिए बात करें ना, वेक्टर आपके लिए 2-3 जगह बहुत जबरदस्त पैदा करेगा, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। और अगर सबसे पहले बात करें ना तो देखिए, आप पहला चैप्टर पढ़िएगा इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िएगा ना, उसमें 2-3 चीजें आपको निकालना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना भैया, तो आपको वेक्टर तो आना ही चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे आपको वेक्टर आना ही पड़ेगा। यानी विदाउट वेक्टर आप थोड़ा सा फंस जाइएगा, और हम नहीं चाहते हैं आपको फिजिक्स थोड़ा सा परेशान करे, थोड़ा सा भी, है ना। आप आराम से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है ना जिसको हम लोग वेक्टर मेथड से जुड़े हुए। अभी और सुनिए थोड़ा सा, आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ का आपका टॉपिक है वेक्टर, तो अगर आप यहाँ पे वेक्टर पढ़ के जाएंगे ना, आपको पूरा हेल्प मिलेगा वहां पे।
तो क्यों ना जो चीज़ें मैथ में पढ़ना है, जो डायरेक्टली आपको नंबर देना, 11th का पढ़ा हुआ चीज़ है फिजिक्स का, लेकिन आपको नंबर दे रहा है 12th के मैथ में, तो क्यों ना इसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। आपको फिजिक्स में भी मदद करेगा, मैथ में भी मदद करेगा। और इसके अलावा चलिए अब वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझते हैं। वेक्टर है क्या, अब इसको कैसे पढ़ा, जैसे सपोज कीजिए वेक्टर का इंपॉर्टेंस कितना है और कुछ जो चीजें हैं उसको पढ़ना फिजिक्स में कितना जरूरी है। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब सिंपल है, डोंट टेंशन, आराम से। देखिए जैसे मान लेते हैं कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, आपको एक टास्क दिया जाता है कि ये पेड़ है, आपको इसको काटना है। अब काटने के लिए आपको क्या बोल रहे हैं, एक ब्लेड दिया जाए, इस पेड़ को काटना है और काटने के लिए आपको ब्लेड दिया जाए, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है, आपको एक छोटा सा ब्लेड दिया गया, इससे कटने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कुल्हाड़ी दिया जाए, एक्स दिया जाए, आप इजीली इसको कट कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिकल टूल नहीं आते हैं मेरे भाई, अगर आप मैथमेटिकल टूल नहीं जानते हैं, वेक्टर नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लिमिट नहीं जानते हैं, आप समझिए फिजिक्स वैसा ही पढ़ रहे हैं जैसे आप इस पेड़ को ब्लेड से काट रहे हैं, मतलब आपसे होगा नहीं। सर जी न्यूमेरिकल बना के चला जाएंगे, आप सोचिएगा ये तो हमको आया ही नहीं, अब इसको सीखने कहाँ जाए, और तभी से स्टार्ट होता है फिजिक्स बोले लगने लगता है। तो आज आपको हम ब्लेड हटा करके आपके हाथ में देने वाले हैं, जानते हैं क्या, एक्स ब्रेकर, कुल्हाड़ी देने वाले हैं, जिससे खट खटा खट खट पेड़ को काट दिए, काम खत्म। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। देखिए वेक्टर, और वेक्टर शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, थोड़ा हिंदी बोल देते हैं, समझिएगा सब लोग, जो लोग सीबीएसई वाले हैं वो लोग भी समझिएगा, भैया हिंदी बता रहे हैं, कुछ अजीब नहीं है, और भरसक हम लोग का लैंग्वेज हिंदी है ना, हिंदी में चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज है ना फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सबसे मेरा फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा मान करके चलते हैं ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो लोग आज तक फिजिक्स से एकदम पूरा टेंशन लेते रहे ना, सर जी मेरे पल्ले का नहीं, ये चीज छोड़ दो ना, आप लोगों को एकदम नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं, इसको नहीं पढ़ना है, एक बार तो जरूर पढ़ना है, कम से कम 12वां पास होने के लिए। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। जैसे आप अपने पूरे जिंदगी में सोचिए, कुछ चीजें ऐसे है ना जिसको हम लोग माप सकते हैं, कुछ चीजें ऐसे ना जिसको माप सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसे ना जिसको कोई नहीं माप सकता है। माप सकते, थोड़ा फिर से समझिए, कुछ चीजें ऐसे ना जिसको माप सकते हैं हम लोग, जिसको मेजर कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसे ना जिसको माप नहीं सकते हैं। अब कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए। मार्कर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिख ही रहा होगा ना। अब देखिए इस मार्कर का, आपसे कोई पूछेगा ना भैया मार्कर का लंबाई कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्कर, तो सोचिएगा, बोलिएगा सर जी मेरे हिसाब से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मार्कर का लंबाई। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा सोचते हैं और क्या क्या माप सकते हैं। आपसे कोई अगले जस्ट पूछे ना भैया मार्कर जो है, मार्कर का वजन कितना होगा, वजन जानते हैं, सब्जी लगे रहते हैं वजन। आपसे पूछेगा ना मार्कर का वजन कितना होगा, कुछ अनुमान लगा सकते हैं ना। अब अनुमान कुछ, चलिए ना सर जी 30 ग्राम हो गया, मान लेते हैं 30 ग्राम। लेकिन दुनिया में बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जिसको माप नहीं सकते हैं, बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जिसको लोग माप ही नहीं सकते हैं। और आप लोग जानते हैं जैसे कुछ चीजें एग्जाम्पल सर को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं ना कोई आदमी एकदम बोलता है ना सर जी हम एकदम जो है ना बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो हम उससे पूछें कितना इमोशनल हो, बोलो ना बहुत इमोशनल है। हम पूछे कितना, कितना का जवाब केवल वो आदमी इतना दे सकता है ना सर जी बहुत इमोशनल है, इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल का मापने का कोई पैमाना नहीं है। वो आदमी ऐसा बोल नहीं सकता है कि सर जी 5 किलो इमोशनल है या 10 मीटर इमोशनल है, एकदम फालतू बात है सब, ऐसा रियल जिंदगी में थोड़ी होता है।
अब जैसे मान लो सिंपल सा समझते हैं, जो आजकल इन्वायरमेंट में चलता भी है, जैसे मान लेते हैं ना, कोई किसी को बोलता है ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कितना, कुछ मेजर नहीं, हाँ बस व्हाट्सएप इमोजी जाता है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। अब ये सब जो ऐसा क्वांटिटी है जिसको माप नहीं सकते हैं, तो फिजिक्स में बोला ना जिसको माप नहीं सकते हैं उसको छोड़ दो, ठीक है। तो एक क्वांटिटी जिसको हम लोगों ने बोला फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा वाला जो क्वांटिटी है ना जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, जिसको माप सकते हैं ना उसको फिजिकल बोल दीजिए, और जिसको नहीं माप सकते हैं ना उसको बोल दीजिए नॉन फिजिकल। यानी इसमें सीधा सा बात है भैया, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, और ये वाला जो क्वांटिटी है ना इसको हम लोग इजीली माप सकते हैं। जिसको माप सकते हैं ना फिजिकल हो गया, और जिसको नहीं माप सकते हैं ना नॉन फिजिकल। और आपको पता है इसको पढ़ना नहीं है, इसको लिखने का कोई फायदा, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये फालतू का चीज है, रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, इमोशंस का, लव का, केयर का, फिजिक्स में नहीं है, ठीक है ना। जो फिजिक्स में उसको सीखते हैं ना मेजर। अब देखिए माप सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, बोलेगा सर जी मापने के लिए तो बहुत कुछ है, हाँ बहुत कुछ है, लेकिन देखिए यहाँ पे जनरली थोड़ा सा समझिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है ना भाई उसको दो तीन भागों में हम लोग बांटते हैं, दो तीन टाइप से बांटते हैं, और लेकिन जनरली तीन है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नहीं। एक को हम लोग रिजर्व रखेंगे और बताएंगे उसको भी। सबसे पहला वाला जो क्वांटिटी है ना जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, सबसे फर्स्ट जो आपको पढ़ना है, जो आपको सीखना है, फिजिकल क्वांटिटी का टाइप बता रहा है, थोड़ा सुनिएगा सब। सबसे फर्स्ट वाला जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, और दूसरा वाला जो टाइप है ना उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। अब बोले आप तो तीन बोले थे, लिखे दो, हाँ एक तीसरा वाला भी है। अब तीसरा वाला क्या है ना, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी इसका है, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी इसका है, और उस तीसरे वाला क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर। लेकिन अभी आपको इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इसको एकदम छोड़ देना है, ठीक है ना। व्हाट इज टेंसर नहीं, अभी कुछ नहीं, ठीक है। अभी सिंपल सा सिखाते हैं, उतना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग टेंसर भी सीखेंगे। देखिए जब सीखना है तो इसको मिटा ही देते हैं। सबसे पहले सीखते हैं स्केलर। स्केलर थोड़ा सा हिंदी भी लिखते हैं ना, पता चले आप लोग को, सब लोग हिंदुस्तान ही में रहते हैं ना, हिंदी तो आता ही होगा। देखिए अदिश, अदिश थोड़ा हिंदी से चलते हैं इसका, उसके बाद इंग्लिश का है। मेरे हिसाब से इसमें दो वर्ड है, एक जिसको बोलते हैं और दूसरा दिस। और दिस कहने का मतलब दिशा, और कहने का मतलब होता है ना कि जो नहीं है। का मतलब ये होता है नेगेटिव के सेंस में, यानी मतलब नहीं दिशा। वैसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, सीधा सा दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, जिसमें दिशा चाहिए ही नहीं। अब दूसरा वाला को समझो, उसके बाद हम लोग इसका एक रियल एनालिसिस करेंगे कि रियली में है क्या, थोड़ा सा समझ। देखिए दूसरा वाला क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर कहीं होता है सदिश, और फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो स, और प्लस में इसको करेंगे तो इसको बनाएंगे दिस। दिस का मतलब आप लोग को मालूम होना चाहिए दिशा, और संस्कृत थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, 10th में याद होगा, स वाला कुछ नियम था, स साथ कुछ ऐसे। स का मतलब क्या होता है, साथ, जो दिशा के साथ हो उसको सदिश बोलते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर डायरेक्शन, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन चाहिए ना उसको वेक्टर बोलना है, जिसको नहीं चाहिए ना उसको स्केलर बोलना है। अब कुछ समझिए एग्जांपल से। जैसे देखिए मान लेते हैं आप सब्जी खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए, आपको आलू खरीदना है। आप दुकानदार से क्या बोलते हो ज्यादा सिंपली, सबसे पहले तो रेट पता करते हो, भैया कैसे है, तो जैसे रहता है बताता है, चलो ठीक है, पहले तो रेट पता करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट मोमेंट क्या बोलते हैं, भैया 2 किलो आलू दे दो। अब सोचिए आप बोलते क्या, उस जो सब्जी बेचने वाले हैं ना उनसे आप क्या बोलते हैं, भैया 2 केजी आलू दे दो।
इतना ही बोलते हैं हम लोग। ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे 2 किलो नॉर्थ आलू देना, 2 किलो ईस्ट आलू देना, वो भी परेशान हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। यही बोलते हैं ना 2 किलो आलू देना। अब देखिए इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा वेट मेजर किए। अब जैसे मान लेते हैं ना किसी का लंबाई मापना है, किसी का लंबाई मापना है, सीधा सा बोलते हैं ना 6 फीट 7 फीट जो भी हो। अब इसमें डायरेक्शन का कोई चीज नहीं है, लेकिन आप दूसरा चीज सोचिए। जैसे मान लेते हैं ना आपसे हम पूछे कि ये जो अपना सेंटर है इंसेंटिव, यहां से गांधी मैदान कितना दूर है, ऐसे नहीं पूछते हैं। हम पूछते हैं ना ये अपना जो सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव, और हमको भैया गोलघर जाना है, पटना में है, हम आज तक गोलघर देखे नहीं है, ठीक है, एज्यूम दैट रियली में देखते हैं, ठीक है ना। अब हमको जाना है यहाँ से गोलघर, हम अभी अपने सेंटर पे हैं इंसेंटिव में, और हम आप लोग से पूछते हैं ना हमको गोलघर जाने का एड्रेस दे दो, गोलघर जाने का एड्रेस बता दो कोई भी, ठीक है। अब कोई इंसान को बोलता है ना, मैसेज किया सर जी आप जो है ना 10 किलोमीटर चले जाइए, आप गोलघर पहुंच जाइएगा। सिंपल सा इतना बोला हमको कि सर जी आप परेशान मत होइए ना, 10 किलोमीटर चले जाइए, गोलघर पहुंच जाइएगा। अब सोचो ना इतना अगर कोई इंसान हमको बताए तो क्या हम गोलघर पहुंच पाएंगे? कोई इंसान को केवल इतना बताए आप 10 किलोमीटर चले जाए गोलघर पहुंच जाइएगा। आपको लगता है गोलघर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। उसको साथ साथ बताना क्या पड़ेगा, सर जी आप 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाइए ना, आप गोलघर पहुंच जाइएगा। यानी कुछ चीजें ऐसा है ना जिसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। आप डायरेक्शन नहीं बताओगे ना आपका होगा ही नहीं, उस क्वांटिटी का कोई मीनिंग बचेगा नहीं। और जिसमें डायरेक्शन चाहिए ना उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, और जिसमें नहीं चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक है। अब देखिए ये 10 किलोमीटर नॉर्थ, देखिए ना हुआ क्या, ये रियली में जो है ना पोजीशन वेक्टर है। अब क्या होता है पोजीशन वेक्टर, टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग जस्ट हैं। अब थोड़ा सा और सीखते हैं स्केलर और वेक्टर में। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना उसको ऐसे नहीं लिखा जाता, उसको हम कुछ एक टर्म में लिखते हैं, और वो लिखने का तरीका क्या इसको बताते हैं। जैसे देखिए अभी हम सब्जी वाला एग्जांपल देते हैं, क्या मैं दोबारा उसी एग्जांपल को ले आए। जैसे हम लोगों ने उसको क्या बोला था, भैया 2 केजी सब्जी देना, 2 केजी सब्जी देना, एक बोले थे। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 केजी सब्जी हमने उससे मांगा था ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 1 केजी, सिंपली लिख सकते हैं। इतना तो मैं पता नहीं होगा, 2 × 1 बराबर 2। चलिए अब बोलेगा सर जी ऐसा लिखने का मतलब है, देखो मेरे भाई दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना उसको मापने का एक पैमाना बना है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मापने का एक पैमाना बना है, और हम लोग उसी पैमाना से उसको मापते हैं, ठीक है। अब 1 केजी ये पैमाना है, केजी क्या है, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है। इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम विच वी कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। If you doesn't have a measurement standard, you doesn't measure anything. सिंपल सा, अगर आपके पास मापने का पैमाना नहीं है ना, फिर वही नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, जो कि पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना तो फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 1 केजी, ठीक है, 2 केजी बोले, यानी 1 केजी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 केजी है ना, 1 केजी एक बार और एक बार और 1 केजी, 2 केजी। कोई बोलेगा ना सर जी हमको 5 केजी चाहिए, ठीक है। अब 5 केजी का मतलब क्या है, फिर से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1 केजी, मतलब क्या है 1 केजी जितना होता है ना उसका 5 गुना दीजिए। नहीं पता चला? जैसे कोई बोला ना हमको 5 किलो सब्जी चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा इतना ही मतलब है ना सर जी 1 किलो जितना होता है ना उसका 5 गुना चाहिए। अच्छा कोई भी लोग सोच रहे हैं किलो क्या होता है, टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग दूसरे वीडियो में ना 11th क्लास का एक चैप्टर पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन, वहां पे आपको किलो के बारे में बताएंगे। और हाल फिलहाल में किलो का स्टैंडर्ड भी बदला गया है। पहले किलो किसको बोलते थे, पहले किलो बोलते थे ना जिसको जो मेजरमेंट ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट, वहां पे एक गोला रखा हुआ था स्फीयर, जानते ना स्फीयर, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, उस टाइप से
और उस गोले का जितना वजन था ना, उस गोले का जितना वजन था, उस गोले के वजन को हम लोग बोलते थे 1 kg, और उसको रखा हुआ था एक वैक्यूम चैम्बर में। अब इधर कुछ दिन पहले उसको बदल दिया गया। साइंटिफिक पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बोले ना कि नहीं, ये पैमाना ठीक नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। देखिए, बदलने का मेन रीजन क्या, थोड़ा सा इसको सुन ही लीजिए। खैर, हम लोग यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में इसको और डिटेल में देखेंगे। और देखिए, अब ये जो स्फीयर था, जो गोला था, इसको बदलने का मेन रीजन क्या था, इसमें रस्ट लगता था। रस्ट यानी जंग लगता था, इसमें कॉरिजन होता था, और इस कॉरिजन की वजह से इसका कुछ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम मास इंक्रीज कर देता था। अब इसकी वजह से होता क्या था, प्रत्येक 2 या 3 सालों बाद या कुछ सालों बाद जो है ना, इसको फिर से ओरिजिनल वेट पे लाना पड़ता था। अब बोलेगा सर जी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, आप मिलीग्राम की बात कर रहे हैं, यानी ग्राम का भी 1000%। इतने छोटे वजन से क्या फर्क पड़ सकता है किसी को? बात सही है, इतना छोटा वजन से हम लोगों के लिए रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। और देखे होंगे हम लोग यहाँ पहले जो था ना बटखरा, क्या बोलते हैं उसको, तौलने वाला, वो पहले भी वही था, अब भी वही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों के लिए चीजें बदल चुका है। जैसे किसके लिए बदला, दवाई बनाने वाली जो कंपनी होती है, उनके लिए बहुत मिलीग्राम की बहुत मायने करती है। हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए मिलीग्राम का बहुत ज्यादा मायने है। जो नैनो टेक्नोलॉजी आजकल जो डेवलप कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मतलब 10 के पावर -9 को बोलते हैं भैया नैनो। वो कार मत समझ लीजिएगा नैनो, लेकिन इस कार का नाम भी नैनो रखने का रीजन नहीं था, बहुत छोटा कार था, ठीक है। अब देखिए 10 के पावर -9 को बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी में जो है ना, इस छोटे से मास का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है, और बार बार चीजें गलत हो जाती थी। इस चीजों से बचने के लिए कुछ ऐसा बोला गया ना कि नहीं, अब कुछ ऐसा 1 किलो बनाते हैं ना जिससे कोरिजन, जिसका कोरिजन से कोई लेना देना नहीं हो। और फिर वही आया जिसको बोलते हैं एच। अब एच क्या है, एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। बोला गया ना भैया, इस प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज करते हैं, 1 kg को डिफाइन करते हैं, और इससे जो डिफाइन किया हुआ 1 kg होगा ना, वो दुनिया में कभी भी नहीं बदलेगा। और आजकल यही चलता है 1 kg। अब देखिए, अब केबल बनाया, एक साइंटिस्ट है केबल, उन्होंने बनाया मेजरमेंट करने का तरीका, 1 kg को डिफाइन किया, बट इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हम नेक्स्ट वीडियो ना लेके आए, तब तक तो वेट करिए ही। आपको बताएगा पूरा डिटेल में हुआ क्या था, कैसे हम लोग 1 kg को बदले, पहले क्या था, अब क्या था, और कितना चीजें बदल चुका है। लेकिन अभी फैक्टर पे देखिए, जैसे 5 किलो नहीं करते हम लोग। अब कोई इंसान को बोला ना सचिन को 5 किलो चाहिए, अब 5 किलो से सिंपल सा मतलब हुआ कि 1 किलो जितना होता है ना, उसका 5 गुना दीजिए। 1 किलो जितना हुआ उसका 5 गुना दीजिए। अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, 5 अलग है, 1 kg अलग है। अब देखिए इस 5 को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये जो केजी है ना, किलोग्राम, अब जरूरी नहीं है सर जी किलोग्राम में, जैसे आप कोई लेंथ मेजर करता है लंबाई, ठीक है ना, अब लंबाई को किसमें मेजर करेगा, मीटर में। अब कोई दूध लेने गया, तेल लेने गया, पानी लेने गया, इसमें मापेगा, लीटर में मापेगा। यानी अब किसी को टेम्परेचर मापना है, तो कोरोना हुआ भी है, अब देखते हो ना इस टाइप से लगाता है लोग, माथे पे लगाता है, बोलता है ये पास पास, और इसको रोकता है वो तुम थामा थामा। अब इसमें होता क्या है, वो जो मशीन होता है ना, उस मशीन से टेम्परेचर मापते हैं। अब देखिए टेम्परेचर मापने के लिए क्या है, टेम्परेचर मापने के लिए जो स्टैंडर्ड पैमाना है, उसको जैसे 2-3 पैमाना है, डिग्री सेल्सियस पे है, फारेनहाइट है, केल्विन है। अब देखिए स्टैंडर्ड तो मापने का एसआई को हम लोग केल्विन को बोलते हैं। एसआई परेशान नहीं होना है, एसआई सब बता देगा आपको। देखिए अब स्टैंडर्ड पैमाना केल्विन का है, आप केमिस्ट्री बनाया होगा, केमिस्ट्री में देखिएगा जब भी टेम्परेचर मिलेगा ना, किताब में लिखो, उसमें 2 चीज होता है, एक एसटीपी लिखते हैं देखिए, एक होता है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक और क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें जो टेम्परेचर है ना भैया, ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखा मिलेगा, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में जो है ना,
सेल्सियस का। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए पैमाना सबका अलग अलग है, स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट का जो तरीका है ना डिफरेंट डिफरेंट है। अब थोड़ा सा और देखिए, ये जो केजी है ना इसको यूनिट बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब सिंपल सा आपसे कोई पूछेगा ना कि भैया स्केलर क्या है, तो आप उसको सिंपल सा बताइएगा कि वैसा क्वांटिटी दैट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, जिसको डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, तो फिर उसको जरूरत किसका है, तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगा ना उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड का। अब मैग्नीट्यूड क्या, ये देखिए सिंपल से इसको डिफाइन करते हैं, बोलिएगा जो यूनिट का मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल, अच्छा मल्टीपल का मतलब होता है ना जिससे गुना करते हैं, जिस क्वांटिटी से गुना करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। तो यूनिट का जो मल्टीपल होगा उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो वैसा क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसको यूनिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जिसको मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसको यूनिट चाहिए, डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उस प्रकार का जो क्वांटिटी है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। और इधर देखें तो वैसा क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अभी आते हैं हम लोग इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए भैया, यूनिट चाहिए। उस प्रकार का जो क्वांटिटी होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। जिसको डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। जिसको मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए लेकिन डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है ना। पहले उस चीज को सीखते हैं ना जो आप लोग बचपन से सीखते हैं, जिस चीज को बचपन से सीखते हैं, और सीखते किसको है, स्केलर को। जैसे देखिए किसी भी चीज को जोड़ने के लिए होता है, कैसे जोड़ते हैं हम लोग, अभी तक जो बचपन से सीखते हैं उसको बात करते हैं। जैसे आपको बोलेगा ना 5 किलो प्लस में 2 किलो, ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या बोलते हैं, 7 किलो, ये बोलते हैं 5 किलो प्लस 2 किलो बराबर 7 किलो। अब सिंपली सा 5 किलो माइनस में 2 किलो बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 3 किलो। 5 किलो प्लस 2 किलो बराबर 7 किलो, 5 किलो माइनस 2 किलो बराबर 3 किलो। ये सिंपल सा है। देखिए बचपन से जो सीखते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा। यानी ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने किया है ना इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा। एकदम सिंपल, 5 2 7, 5 माइनस 2 3, इस टाइप से जो भी सीखे हैं ना बचपन से आज तक उसको बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा। और पूरा का पूरा सिंपल अलजेब्रा को क्या बनेगा, स्केलर। स्केलर का जितना भी ऑपरेशन होगा ना उसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा से करेंगे, यानी उसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, वो तो बचपन से सीखते हैं। 5 + 2 7, 5 - 2 3। जो नया क्या सीखना उसको देखिए नया सीखना क्या है, वेक्टर। और इसके साथ एक और नया चीज है और उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब बोलेगा सर ये तो सुने, अभी सुनना ना, जो नया क्वांटिटी है ना उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, थोड़ा सा भी लुक देखिए उसका। जैसे मान लेते हैं आपको वेक्टर अलजेब्रा से जोड़ने के लिए बताया जाए, तब वेक्टर अलजेब्रा में 5 न्यूटन, क्योंकि उससे तो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, स्केलर को तो सिंपल अलजेब्रा से जोड़ेंगे। यानी हम लोगों को वेक्टर अलजेब्रा लगाना है, यानी वेक्टर को ही जोड़ेंगे। अब देखिए वेक्टर अलजेब्रा में जैसे मान लेते हैं ना 5 न्यूटन प्लस में 2 न्यूटन, आप इसको जोड़िएगा ना तो आंसर 7 न्यूटन भी आ सकता है, 6 न्यूटन भी आ सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या आएगा आपका, 4 न्यूटन भी आ सकता है, 5 न्यूटन भी आ सकता है। बोलिएगा इससे कैसे ऐसे, तो सीखे ही नहीं है। देखिए होता क्या है, वेक्टर जो है ना सिंपल अलजेब्रा से नहीं जुड़ता है, उसके लिए अलग अलजेब्रा है, और उस अलजेब्रा को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा केवल मैग्नीट्यूड को जोड़ने पर निर्भर नहीं करता है, इसके बीच का एंगल बहुत ज्यादा रोल निभाता है। इसके बीच का जो एंगल है ना वो बहुत ज्यादा रोल निभाता है, और उसी की वजह से 7 6 4 5 ऐसे
डिपेंड करता है। आपको सवाल भी हम बनाने के लिए बताएंगे कि किस टाइप से आप जोड़ सकते हैं, कितना तक इसका वैल्यू नहीं करेगा, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए याद दिला एक जो लोग थोड़ा बहुत जिनको याद होगा, जो लोग टैलेंटेड है, ऐसे सब टैलेंटेड हैं, तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो फार्मूला देखे है ना, ये वेक्टर अलजेब्रा का फार्मूला है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब देखिए ये मतलब तो पता चलता है पहला का मैग्नीट्यूड, b मतलब भी पता चलता है मैग्नीट्यूड, 2ab सिंपल। अब बोलेगा सर जी ये थीटा, हाँ ये यही थीटा गेम चेंजर है भाई। ये थीटा बदलेगा ना सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग स्केलर को यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। देखिए वैसा क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, तब उस प्रकार का जो क्वांटिटी होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। और वेक्टर के बारे में कुछ चीजें सीखते हैं। वेक्टर का कुछ एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वगैरह वगैरह बहुत है। अब देखिए सबसे पहले वेक्टर सीखते हैं, वेक्टर के बारे में। देखिए वेक्टर को आप थोड़ा सा पहले रियलाइज कीजिए, पहले टेंशन तो लेना नहीं है, बहुत आसान है। इसको चाहने के लिए ले रहे हैं तो दो तीन चीज आपको दिखाइए। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, वो तो सबको चाहिए, यूनिट ये भी सबको चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड के बाद अक्सर यूनिट लिखते हैं। अब इसके साथ इसको एडिशनल जो चीज चाहिए ना, एडिशनल, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन, दिशा चाहिए, ठीक है। अगर केवल यही दोनों रहे ना हम लोग बोल देंगे स्केलर, लेकिन अगर इसके साथ ये भी ऐड हो जाए ना तो सिंपल से इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन। थोड़ा सा और देखिए, अगर कोई इंसान बोलेगा ना, जैसे हम आपको कोई वेक्टर लिख के दिखाते हैं, जैसे ए बराबर 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। अब अच्छा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अभी डायरेक्शन को सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को डील करेंगे, उसके बाद सब कुछ को डील करते हैं। देखिए ए बराबर 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है। देखिए वेक्टर लिखने का दो तीन तरीका है। सबसे पहले जो वेक्टर लिखने का तरीका मेरे पास है, तो कोई भी अल्फाबेट लिखिए, कोई भी लेटर लिखिए। अब देखिए केवल एक लेटर नहीं, आप डबल लेटर लिख सकते हैं, जिससे ए भी लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक लेटर लिखे और उसके ऊपर एरो का सिंबल लगाना है, तीर, जानते हैं ना एरो। अगर आप किसी भी लेटर के ऊपर एरो का सिंबल लगाते हैं ना, इसका मतलब आपने वेक्टर लिखा है। जैसे कोई इंसान बोलेगा ना एफ, और एफ को ऊपर ऐसे लगा दे, दैट इज द एफ वेक्टर। कोई बोलेगा ना सर जी सी के ऊपर हम एरो लगा देंगे, दैट इज द सी वेक्टर। कोई बोलेगा ना पी के ऊपर लगा देंगे, दैट इज द पी वेक्टर। कोई हमसे बोलेगा ना सर जी ए बी के ऊपर एरो लगा देंगे, ए बी वेक्टर। यानी आप जिस भी लेटर पे, जिस भी डिजिट पे ऊपर में एरो का सिंबल लगाएंगे ना, वो आपका वेक्टर बन जाता है। और वेक्टर बनने में तो आपको साथ में डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। यानी वेक्टर को डिनोट करने का तरीका पता चला, ऊपर में एरो का सिंबल लगाना है। अच्छा अब कोई इंसान हमसे बोले ना कि सर जी अगर इस वेक्टर में से हम लोग इस डायरेक्शन को निकाल दें तब तो स्केलर बचेगा ना। हाँ सही है। अगर हम लोग इस पूरे वेक्टर क्वांटिटी में से 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, अगर हम लोग इस पूरे वेक्टर क्वांटिटी में से ड्यू नॉर्थ को निकाल देंगे ना, तो केवल क्या बचेगा, 3 न्यूटन। और 3 न्यूटन मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, ये हो जाएगा आपका स्केलर। और उसको हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। आप एक चीज जानते होंगे, मॉडुलस। देखिए अब इस ए वेक्टर के दोनों तरफ स्टेप से सिंपल बना दीजिए। दो को सीधा सीधा जो लाइन खींचते हैं ना भैया, देखो इधर सब लोग देखिए, दो ऐसे ऐसे जो लाइन खींचते हैं ना, इसको बोलते हैं मॉडुलस।
अच्छा, मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस आप लोग मैथ में जानते होंगे। मैथ में मॉडुलस का मतलब होता है ना कि मॉडुलस के अंदर अगर हम लोग माइनस को भी डालें ना, ये प्लस कर देता है, और प्लस तो ऑलरेडी प्लस है। यानी जिस भी सिंबल के साथ मॉडुलस लग गया ना, वहां से माइनस आने का चांसेस नहीं है। लेकिन फिजिक्स है थोड़ा तो डिफर होगा ही। जैसे इसमें हम लोग मॉडुलस लगाते हैं, ठीक है, तो मॉडुलस लगाने में इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, मॉडुलस हो गया। और जब भी मॉडुलस इसको बाहर निकालेंगे ना, तो डायरेक्शन वाला टर्म गायब हो जाता है। यानी ये मॉडुलस का जो वैल्यू आपको मिलेगा ना, वो सिंपली आपको मिलेगा 10 न्यूटन। पता चला? ये मॉडुलस का जो वैल्यू मिलेगा आपको, वो मिलेगा 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि मॉडुलस का साइन इस डायरेक्शन को गायब कर देता है। इस डायरेक्शन को क्या कर देता है? गायब कर देता है। और जब इस डायरेक्शन को गायब करेगा ना, तो केवल और केवल 10 न्यूटन बचेगा। और 10 न्यूटन बचेगा तो आप लोग को याद होगा, इस 10 न्यूटन को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं स्केलर। इस 10 न्यूटन को क्या बोलेंगे? स्केलर। कैसे? किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकाल दीजिए। वेक्टर है ना, वेक्टर को मॉडुलस कीजिए, और मॉडुलस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन को देखते हैं। कोई कोई लोग एकदम डायरेक्शन बोले तो पूरा टेंशन में है, ठीक है, अरे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। सीखिए डायरेक्शन, बचपन से कुछ तो सीखे होंगे ना। सबसे कॉमन सा चीज आप 2-3 स्टैंडर्ड में जाते होंगे ना, तो मैम लोग सिखाते होंगे, बच्चा आगे सूरज भगवान है, पूरब में उगते हैं, तो पूरब की तरफ अपना फेस कीजिए, दोनों हाथ को फैलाइए, ये वाला साउथ नॉर्थ, और पीछे जो बचेगा ना ईस्ट है। इसके अलावा 2-3 डायरेक्शन हम लोग घर परिवार में रह कर सीख जाते हैं। क्या फिजिक्स में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है? सीखते क्या है? ऊपर आकाश है, नीचे पाताल है। रियली में पाताल का है कोई नहीं देखा है, हम भी नहीं देखा, ठीक है ना। देखिए लेकिन फिजिक्स की दुनिया में हम लोग डायरेक्शन तो सीखते हैं। हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चलेगा, ऊपर और नीचे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा मेरे भाई, समझो सब लोग यार। बचपन से ही सीखते हैं हम इसको, लेकिन एक बार फिर से मेरा ड्यूटी है, आज मेरा बेसिक क्लास है, तो आप लोगों को रिवाइज करवाने का, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहले है क्या ना, ये एकदम बेसिक सा डायग्राम है। बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बना देते हैं, हाँ वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। देखिए नक्शा वगैरह आप लोग देखे होंगे, किसी चीज का मैप वगैरह देखते होंगे ना, तो ऊपर भी इस टाइप से बना के लिखा रहता है। अगर आपने ध्यान से कभी देखा होगा तो देखा ही होगा, इस टाइप से कलर पेंट किया रहता है नक्शे में। कोई भी मैप आप उठा के देखिए, अरे यहाँ पे इन लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर की ओर जो डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ है मैप में। चूंकि हम लोगों के पास ऐसा जमीन थोड़ी है कि हम लोग बोलेंगे इधर भैया ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ये जमीन पे हो सकता है ना। अब उस जमीन को हम लोग, बोर्ड तो ऐसा है, कॉपी तो ऐसा ही रहता है, तो कॉपी पे हम लोग ऐसे थोड़ी कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट। तो कॉपी पे एक डिनोशन बनाया गया है, डिनोट करने का तरीका बनाया गया, सलीका बनाया गया है। और वो तरीका क्या है? देखिए हमने मैप वगैरह में ऊपर की ओर नॉर्थ रहता है, ठीक है। इसके अलावा कंपास जानते होंगे बचपन से, तो मोबाइल में भी कंपास होगा, आप देखिएगा उसमें ऊपर की ओर क्या रहता है? नॉर्थ रहता है। हम लोग इसमें ऊपर की ओर क्या दिखा देंगे? नॉर्थ दिखा देंगे। जो नीचे की ओर है उसको हम लोग क्या दिखाएंगे? साउथ। जो इधर की ओर है उसको हम लोग क्या दिखाएंगे? ईस्ट। और जो इधर की ओर है उसको हम लोग क्या दिखाएंगे? वेस्ट। बोलेगा सर जो ऊपर नीचे तो दिखाई नहीं, आपको पहले ही मना किए थे, फिजिक्स में ऊपर और नीचे का कोई डायरेक्शन होता नहीं है। यानी नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। इसके अलावा भी डायरेक्शन होता है। अब देखिए 2-3 चीजें देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट है। ये वाला कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो अगर हम लोग इस कॉर्नर पे देखें तो क्या मिलेगा? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस टाइप से मिल सकता है। अब देखिए ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? थोड़ा सा एक डायरेक्शन और मिल सकता है, एक और मिल सकता है। अब बोलिए ना सर जी खींच तो दिए, देखने में भी अच्छा ही लगता है, ठीक है। इसको हम लोग जो है ना नामकरण करते हैं।
देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो सीधा सा बात है इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। अब कोई इंसान बोलेगा ना सर जी नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलिएगा, आप इसको ईस्ट नॉर्थ भी तो बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। चले देखिए बात करते हैं यहाँ पे ना, या इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, कोई इंसान बोलेगा इसको ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। देखिए एक चीज कॉमन है, तो कॉमन चीज का इसको सीखिए पहले। जब भी आपको डायरेक्शन लिखना पड़े ना तो इस वाले लाइन के लॉन्ग लिखते हैं, यानी इसको फर्स्ट लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। लेकिन ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, अगर आप लिख देना तो ऐसा नहीं आपका गलत हो जाएगा, लेकिन एक जो प्रथा चलते हैं, जो परंपरा बन गया उस परंपरा को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से सीखिए, और वो सीखना कौन सा चीज है, जैसे सिंपल सा अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री याद करें ना, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री या सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को याद करें तो दो तीन चीजें सीखे ही होंगे उसमें, सब लोग बचपन से सीखा। चलिए अलग फोटो बनाते हैं, और वो चीजें सीखे क्या होंगे जो हम लोग बचपन से सीखते हैं। भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एक्स और एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनता है ना 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का। अब देखिए मेजर इसको और इसको कंपैरिजन कीजिए, आपको लगेगा ना ये दोनों चीज एकदम सेम है, कुछ भी ऐसा नहीं जो अलग है, नाम अलग है बस। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना 90 का, यहाँ पे जो बनेगा 90, यहाँ पे भी बनेगा 90, यहाँ पे भी बनेगा 90। अब सिंपल सा जो लोग रेलवे का तैयारी करते हैं ना, जो रेलवे से ऐसी बैंकिंग, उन लोगों का एक सवाल आता है कि आप पूरब की ओर जा रहे हैं, आप 90 डिग्री दाहिने घूमिए, 90 डिग्री घूमना है दाहिने। अब सोचिए आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, आपको बोला गया आप इधर की ओर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, सवाल क्या बोला आपको दाहिने घूमना है। देखिए थोड़ा सा सीखिए, एक होता है जिसको बोलते हैं दाहिने और एक होता है जिसको बाएं। तो दाहिना करने का मतलब इधर आपका दाहिना हाथ है, बायां करने का मतलब इधर आपका बायां हाथ है। अब रियल लाइफ में अगर आपको कुछ भी ऐसा बनाना नहीं आता है ना, अब सीधा सा सोचिए कि मान लेते ना हम अभी ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमको घूमना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब अभी ऐसा है ना, तो घूम के ऐसे होना, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का टर्न किया, ठीक है। और किधर घूमना है दाहिने, तो ये मेरा राइट हैंड है तो इधर को घूमेंगे, यानी अगर यहाँ से हम घूमे ना इधर को घूमेंगे, और इधर कौन सा डायरेक्शन है साउथ। रेलवे के रीजनिंग में सवाल आता है बैंकिंग में कि आप पूरब की तरफ जा रहे हैं, आप 90 डिग्री घूमे, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, आंसर इज द साउथ। ऐसे आपको एक तरीका होता है, देखिए अगर आपको बोलेगा ना कि दाहिने घूमना है यानी राइटवर्ड राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न मतलब याद रखिएगा मेरा भाई क्लॉकवाइज घूमेंगे। और अगर बोलेगा ना कि नहीं आपको उल्टा घूमना है एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट घूमना है, तो लेफ्ट घूमने का मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो घड़ी जी चलती है ना उसके उल्टा डायरेक्शन में, यानी आपका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सबको पता चला 90 90 90 90 यानी एंगल बना, और अगर सबको मिला दे तो 360 बना। थोड़ा सा देखिए ये नॉर्थ ईस्ट क्या है, अब थोड़ा सा सोचिए, आपको बताएंगे थे नॉर्थ ईस्ट निकालने के लिए बताए थे ना कि ये नॉर्थ है ये ईस्ट है ना, और इसके बीच का यही बना। अब बीच का नहीं पता क्या है सर जी, पूरा का पूरा को 90 डिग्री था ना, तो अगर आप इसको बीच से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ए वाला मिलेगा 45 डिग्री, और ए वाला एंगल को कितना मिलेगा 45 डिग्री का, ए वाला भी 45 डिग्री, ए वाला भी 45 डिग्री, ठीक है। देखिए फिजिक्स में जहां तक डायरेक्शन का बात है ना, फिजिक्स में डायरेक्शन से मतलब होता है एंगल का। एक ओरिजिन लेते हैं, देखिए कोई भी जो जैसे आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसमें निकल जाता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन में हम लोग निकालते क्या है, तो डायरेक्शन में हम लोग सिंपल सा एंगल निकालते हैं। एक तो मेजरमेंट का एक तरीका होगा, देखिए इसके अलावा एक और तरीका है डायरेक्शन का जो आपको अक्सर दिया जाता है, और हम लोग उस तरीका को भी सीखते हैं। देखिए वो तरीका है क्या, तरीका है ना कि आपको बोलेगा कि कुछ चीजें सीखते हैं,
जैसे एक फ्रेम बना हुआ है, ये है नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। देखिए फ्रेम आपसे क्या पूछेगा, आपसे सिंपल सा फ्रेम पूछेगा कि आप किसी वेक्टर को डिनोट कीजिए और वो वेक्टर आपके लिए कौन सा है, ए। ठीक है, आप एक वेक्टर को डिनोट कीजिए और वेक्टर कौन सा है, ए, और ए का वैल्यू कितना है 10 मीटर 37 डिग्री ड्यू नॉर्थ ईस्ट। देखिए समझिए क्या है सर। अब बोलिएगा ना कि सर जी ऐसे डिनोट करने के लिए दिया है एकदम 10 मीटर 37 डिग्री ड्यू नॉर्थ ईस्ट, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और अगर केवल नॉर्थ ईस्ट रहता है ना, जैसे इसी सवाल को देखिए, पहले हम लोग दूसरा डिनोट करके देखते हैं बी, इस क्वेश्चन को पहले बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देना 10 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, अगर आपको इसको डिनोट करने के लिए दे, और इससे पहले भी एक और सवाल देखते हैं, पहले इसको करेगा फिर इसको फिर इसको। जैसे ये बराबर 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। देखिए ध्यान से समझिएगा सब, सवाल को बनाना कैसे, बहुत आसान है, हम सबका नाम अलग अलग कर देते हैं। ये वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट वाला ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, आपको डिनोट करने के लिए दिए जाए कि 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, इसको डिनोट कीजिए। देखिए आप अपने रेफरेंस फ्रेम पाइए, कॉपी पे कैसा फ्रेम बना लीजिए, और फ्रेम बनाने के बाद सोचना है कि डायरेक्शन ना ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। हमको 10 मीटर जाना है, चलिए यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ में जाना है। ये देखिए इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू किया जाता है, जिस चीज को जहां से शुरू किया जाता है ना, उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओ, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, इसको ओ बोलते हैं, ओ यानी ओरिजिन हो गया। आपको 10 मीटर नॉर्थ की ओर जाना है, यानी इसको ऊपर की ओर लाइन जाएंगे, और अगर आपके पास कोई पैमाना नहीं हो, कुछ स्टेप से नहीं हो, तो आप ऊपर में ऐसे इस लाइन को हल्का सा मोटा कर दीजिएगा, ठीक बना दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिएगा, और बगल में लिख दीजिएगा 10 मीटर, बगल में लिख दीजिएगा ए वेक्टर, डिनोट हो गया, पता चला। जैसे 10 मीटर ड्यू नॉर्थ डिनोट करना है आपको, अब सिंपल सा क्या कीजिएगा, एक रेफरेंस फ्रेम बनाइएगा और उस पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे डिनोट कीजिएगा, एक लाइन खींचिएगा अगर आपके पास कोई पैमाना नहीं हो तो, और उस पे 10 मीटर जहां तक आपका ऐसे है, और उसको थोड़ा सा बोल्ड बनाइएगा, उसके बगल में 10 मीटर लिखिएगा, यहाँ पे ये वेक्टर लिखिएगा, आपका वेक्टर डिनोट हो गया, पता चला। अब दूसरा वेक्टर देखिए, दूसरा वेक्टर आपको डिनोट करता है 10 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, इसको डिनोट करना है आपको। डिनोट किसको करना है, 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब थोड़ा सा सोचिए, नॉर्थ ईस्ट, अभी ने बताया था नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में, ठीक है, बीच में जो पड़ेगा उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और फिर से आपको कितना जाना है, 10 मीटर। तो अगर आपके पास कोई पैमाना नहीं हो ना, आप सिंपल सा ऐसे लाइन खींचिएगा, यहाँ पे एरो का सिंबल बनाइएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया है एरो सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखेगा 10 मीटर और इसको लिखेगा बी वेक्टर, आपका डिनोट हो गया। क्यों, क्योंकि हमको नॉर्थ ईस्ट दिखाना है, नॉर्थ ईस्ट बीच में रहेगा, इधर से भी 45 और इधर से भी 45। अब तीसरा वाला कहते हैं जो हम लोग सबसे फर्स्ट में लिखे थे, 10 मीटर 37 डिग्री ड्यू नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए इसको डिनोट करना कुछ मुश्किल नहीं है, 10 मीटर यानी इतना तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, तो लाइन खींचना पड़ेगा, लेकिन कहां से लाइन खींचे, हाँ नॉर्थ ईस्ट। इतना देख के तो किसी के भी मन में बात आ जाए ना, सर्दी जब भी खींचे ना तो इन दोनों के बीच ही खींचेंगे, इसके बाहर तो जाएगा नहीं। लेकिन कहाँ, देखिए इस टाइप का जब भी सवाल देना तो स्टार्ट करना होता है यहाँ से, कहाँ से, जो पीछे लिखा हुआ है। पीछे क्या लिखा हुआ है आपका, ईस्ट, यानी आपको ईस्ट वाले लाइन पे आना है। हम ईस्ट वाले लाइन पे चले हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ था ना, ईस्ट वाले लाइन पे चले हैं, और ईस्ट वाले लाइन से जाना किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। ये मेरा ईस्ट वाला लाइन है, और ईस्ट वाला लाइन से हम चलेंगे किधर की तरफ, नॉर्थ। तो ईस्ट वाला सर बताइए नॉर्थ के लिए किधर चलना पड़ेगा, इधर। तो सिंपल सर कोई भी बता देगा ना, सर जी इधर चलना है, लेकिन कितना डिग्री चलना है हमको, 37 डिग्री।
तो एक अनुमान लगाते हैं हम लोग और अनुमान के थ्रू बोलते हैं सर जी ये हाँ इतना काफी है। यहाँ पे लिख देंगे 37 डिग्री, इसको लिख देंगे 10 मीटर और ये मेरा वेक्टर हो गया सी। आपने देखा हमने ए वेक्टर को भी डिनोट कर दिया, बी को भी और सी को भी। अब थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। देखिए इतना ही डायरेक्शन है वेक्टर में, इसके अलावा और डायरेक्शन है जिसका बाद में हम लोग बात करेंगे कि वो डायरेक्शन कब आएगा, बट वो भी सिंपल है। देखिए इसके अलावा और क्या सीखते हैं आज। अभी कोई भी वेक्टर है ना उसको डिनोट करने का दो तरीका आपको बताएं कि सबसे फर्स्ट तरीका जो है ना, दो तरीका होता है। एक सिंबल, तो सिंबल में आपको हम बता चुके क्या करना है, कोई भी लेटर लिखना है और लेटर के ऊपर लगाना है ए। देखिए इसमें एक और चीज समझिए कि जरूरी नहीं है ना कि आपको हर एक बार सिंगल लेटर ही मिले, जैसे ए मिले, बी मिले, के मिले, पी मिले, दैट इज द सिंपल वन लेटर है। तो वन लेटर में टेंशन नहीं है, ये सिंपल है। लेकिन आपको दो लेटर वाला भी मिलेगा कभी कभी, जैसे ए बी वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा, के डैश वेक्टर, इस टाइप से भी मिलेगा। अब देखिए इसको समझना जरूरी है, लेकिन इससे पहले हम लोग सीखते हैं ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड, देखिए ग्राफिकल मेथड बहुत सिंपल है। ग्राफिकल मेथड में किसी भी वेक्टर को एरो सिंबल से डिनोट करते हैं। एरो, रामायण देखे तो याद आ ही रहा होगा एरो, ठीक है। देखिए किसी भी वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं एरो सिंबल से। तीर जानते हैं ना, तीर जो होता है ग्राफिकल मेथड में। अब तीर में देखिएगा दो चीजें होता है, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं तीर का नोक है, जो सबसे टॉप का जो पोर्शन होता है जिसको नोक बोलते हैं हम लोग, एंड जो बोलते हैं, या टिप बोलिए, टिप है, या तीर का एंड जो है जो सबसे टॉप में रहता है, या फ्रंट है। अब देखिए इसका जो काम है ना, इसका काम है डायरेक्शन बदलना। जो तीर का नोक है, जो तीर का जो टिप है, उसका काम क्या है, डायरेक्शन बदलाना। और दूसरा होता है ना तीर का डंडी, लेंथ ऑफ द स्टिक, ये दिख रहा है ना, इसका काम है मैग्नीट्यूड बदलाना। अब सिंपल सा आप ही देखिए, जिस तीर का लंबाई, जिस एरो का लेंथ ज्यादा रहेगा, सिंपल सा बात है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और ये जो आगे जो हम लोग टिप बनाते हैं ना, उस टिप का एक ही काम है डायरेक्शन बदलाना। अब देखिए थोड़ा सा और आगे सीखिए। कहीं कहीं इसी चीज को जो है ना, जैसे हम लोग तीर बनाते हैं तो कोई कोई बुक वगैरह में लोग ऐसे लिखे हुए हैं कि एक ऐसे लाइन खींच देते हैं और बीच में बना देते हैं और बोलते हैं ना कि ये भी एक एरो है, ये भी एक वेक्टर है, हाफ वेक्टर है, गलत नहीं मानेगा। आपको पता है सबसे ज्यादा इस टाइप का चीज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा रे बनाना रहता है और उस रे में हम लोग टिप पे बहुत कम जगह यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं बीच में, यानी दो वेक्टर के बीच में आपको अगर सीधा सा पूछे भी गया है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक आपका ये वेक्टर है और दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जो वेक्टर है ना ये आपके लिए बी वेक्टर है, ठीक है। अगर हम लोग ये वेक्टर कैसे कर दे ना, इसको बोलते हैं मॉडुलस, और बी वेक्टर का भी करते तो मॉडुलस। मॉडुलस मतलब स्केलर हो गया, और स्केलर होने का मतलब क्या है, केवल तीर की लंबाई से, तीर का जितना लंबाई है। अब बताइए ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो या बी का, जिसका तीर का लंबाई ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यानी सिंपल सा ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने वाला है, बी का मैग्नीट्यूड छोटा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमको सिखाना है, ये चीजें सीखने में आपको ए बी। अब जैसे ए बी वेक्टर आपको कोई लिखने के लिए दे, अब ए बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपको ये तीर बनाइए, कोई एरो बनाइए। देखिए सबसे फर्स्ट में ए वाला किसके पास है, टेल के पास है, बी वाला किसके पास है, हेड के पास है। यानी यहाँ पे आप ए लिखिए और यहाँ पे आप क्या लिखिए, बी। मेरे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर मेरे पास कौन सा है, ए बी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है। अब देखिए दूसरा वाला वेक्टर बताते हैं।
अगर मान लेते हैं ना कि कोई इसी वेक्टर को कोई बोलेगा ना सर जी बी ए वेक्टर लिखिए ना, अब देखिए बी ए वेक्टर भी सिंपल है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है, एंडिंग पॉइंट कितना है ए, यानी हम लोग फिर से लाइन बनाएंगे और उसका स्टार्टिंग पॉइंट डालेंगे बी, एंडिंग पॉइंट क्या डालेंगे ए, स्टार्टिंग पॉइंट डालेंगे बी, एंडिंग पॉइंट क्या डालेंगे ए, और ये भी बी से ए तक हो गया। अब आप लोग सोच कर देखिए क्या ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर बराबर है? सोचिए सोचिए थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, क्या ए बी वेक्टर ए बी बोलेंगे ना और इसको क्या बोलेंगे बी ए, क्या ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर बराबर है? बोलेगा लंबाई तो दोनों का सेम ही लग रहा है। देखिए हाँ लंबाई सेम है, लंबाई सेम कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जी ए बी वेक्टर का मॉडुलस और बी ए वेक्टर का मॉडुलस दोनों बराबर है। अच्छा इसको सिंपल मेथड में और क्या लिख सकते हैं, सर जी दोनों वेक्टर का जो है ना मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों का दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है बी, और इस टाइप का जो वेक्टर आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन में दूसरे का उल्टा हो जाता है, उस प्रकार के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को आगे क्या सीखना है, आगे हम लोग पहले इसको ग्राफिकल मेथड से जोड़ने के लिए सीखेंगे और उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर के बारे में कुछ कुछ सीखना जरूरी है और कुछ कुछ ऐसा वेक्टर ना जो आपको बहुत जानना जरूरी है, उसी का पूरा टिका हुआ है वेक्टर का बेस। इसमें सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो यूनिट वेक्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ना है वो यूनिट वेक्टर पढ़ना है। अच्छा कहीं कहीं एक और वेक्टर का भी इंपॉर्टेंस रहता है जिसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, इसका अलावा प्रोपर वेक्टर, इम्प्रॉपर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ वेक्टर बट डोंट वरी सब सिंपल है। ठीक है, इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता नहीं, क्यों नहीं होता है हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज भर के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं। आपको समझ आया होगा वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस और थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिएगा सब लोग, एक दो बार वीडियो को देखिए अच्छे से और हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो जस्ट अपलोड करेंगे कुछ ही दिनों में। और आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।